हम आपको आए दिन जो है सोशल पॉलिटिकल जो है शख्सियतों से मिलाते हैं। आज भी हमारे साथ में एक शख्सियत है जो पीडीपी के लीडर रहे हैं, तो उसके साथ में ये जेके सीमेंट्स के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। इनसे बात करेंगे, देखेंगे इनके पास जो है वो थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे। ये कोई और नहीं है, मिस्टर नज़ीर अहमद येतू साहब है। इनसे दो चार सवाल करेंगे, देखेंगे। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया। येतू साहब, सबसे पहला सवाल जो है मेरा, आप अभी गवर्नर साहब से मिलकर आए हैं, तो मुझे बताइए क्या फॉर्मल मीटिंग थी या कुछ पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व था? नहीं, आज मैं मिल के नहीं आया। मुझे दस पता है। बारह दस हाँ बारह दिन हुए हाँ। हैं। वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, लोगों के मसले थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस में भी आया। आपको भी मालूम है कि मैंने उनसे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में उनको बोला, और दूसरा कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम इलाके के मसले थे, तो इसके बारे में उस सिलसिले में मैं उनसे मिला हूँ, जैसे बाकी मिलते हैं। क्योंकि हमारे एलजी साहब, जो मुझे लगा जब मैं मिला उनसे, तो मुझे एलजी साहब बहुत अच्छे इंसान लगे हैं, ह्यूमैनिटेरियन पर्सनालिटी लगे हैं, तो सुनने वाले हैं, तो उस सिलसिले में मैं भी मिला हूँ। आज आपको ये अच्छे लोग लग रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दिनों की पहले बात करेंगे हम, आप एक वाहिद शख्स है जो 370 हटने के बाद यहाँ पर लाल चौक में झंडा लेकर निकले, वो भी स्टेट का झंडा। एक नंबर दो, जब आप पीडीपी में थे तब आप बोलते थे कि मतलब ये अच्छे लोग नहीं है जो गवर्नमेंट में है। आज कैसे अच्छे लोग हो गए? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि एलजी के बारे में, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये अच्छे नहीं हैं। वोरा साहब जब थे तो उस दौरान भी मैंने कहा, सच कहा। जो जैसा है वैसा मैंने कहा है। एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, उस दिन भी मैंने कहा। अब आपने बोला कि झंडे की बात है कि आप वाहिद शख्सियत है। उस दिन शायद मेरी पार्टी को लगा ये गलत है, लेकिन जब उन्होंने उस पर किया है तो उनको वो ठीक लगा है। मेरे दिल में भी खलिश है, सबके दिल में भी ये है कि हमारा अपना झंडा था, वो कहाँ गया। हम आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारा झंडा वापस आना चाहिए। उसमें क्या है, तो कोई गलत बात नहीं है। जब आपने कहा था कि झंडा वापस आना चाहिए, तब आपको दुश्मन करार दिया गया पार्टी से। जब अब महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा कि हम तब तक तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कि स्टेट का झंडा साथ में नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आप अगर करेंगे तो कुछ नहीं, अगर वो करेंगे वो खास होता है? देखिए, वो उसका उसका कद, ये तो मानना पड़ेगा, वो चीफ मिनिस्टर रही है, वो पार्टी की प्रेसिडेंट आज भी है। वो बदकिस्मती से मैं पार्टी में नहीं हूँ, क्या लगा उनको, लेकिन ये पार्टी का अपना मामला होता है। उनको लगा शायद ये इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो उसके सिलसिले में उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला है। बाकी तो ये महब्बा जी जानती हैं, बाकी ये वो जानती हैं क्यों उसको ये क्यों नहीं कहा जाता, आप ये करते हैं तो नज़रिया तूने ये किया उसके साथ, ये क्यों उसको क्यों बंद किया गया है। तो आई डोंट थिंक दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये तो सब मुझे मतलब आम लोगों को भी पता नहीं है कि अगर हम बात करेंगे, आप पीडीपी में एक सीनियर ओहदे पर तैनात थे, सीनियर लीडर भी आप थे, इवन कि कश्मीर में आपका कद जो है बहुत बड़ा है। आप मुझे बताइए आपका सबब क्या बना पीडीपी से निकालने का सबब? आपको क्या रीज़न दिया गया कि आप पीडीपी से निकाले गए? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर वन, एक तो पार्टी में अपना डिसिप्लिन होता है, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी जॉब छोड़ के इलाके के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए पार्टी में आया, ताकि ये जो हम दलदल में फंसे हैं जम्मू कश्मीर, उसके लिए मैं जो ये सड़क, ये जो डेवलपमेंट काम, इसके लिए मैं नहीं आया था पार्टी में, इसलिए मैं नहीं आया था। मुफ्ती साहब की जो कन्विक्शन थी कि इस कश्मीर के लोगों को हम इस दलदल से निकालेंगे, जहाँ हम दिन ब दिन देख रहे हैं अनसर्टनटी, इट इज़ अनसर्टनटी अमंग द यूथ्स। हम क्या करेंगे, तो मैंने एक तहरीक समझ के पीडीपी में मैंने कदम रखा था। तो उसके बाद जब मुझे लगता है जो शेख साहब के बाद जो कद्दावर शख्सियत, मैं कहूँगा लीडर ऑफ द मासेस, नॉट पीडीपी के वो पैटर्न थे। मुफ्ती साहब पीडीपी के पैटर्न नहीं, मैंने उस नज़र से उसके साथ हाथ नहीं मिलाया था। वो लीडर ऑफ द मासेस थे, उसको हर कोई शख्स, हर कोई मज़हब के लोग उसको पसंद करते थे। और उसके चले जाने के बाद मुझे ये पता नहीं चला कि, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, मुफ्ती साहब के सामने मैंने बहुत सारे अफसर कभी बैठ के नहीं देखे, खड़े होते थे, क्योंकि वो खुद एक अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। उसके चले जाने के बाद मुझे ये नहीं पता चला कि
पीडीपी में वो लेग पुलिंग होने लगी है। वहाँ क्या था कि अगर आप वहाँ काबिल है तो आपको आगे आने की कोशिश में जो आप करोगे तो लेग पुलिंग आपको हो जाएगी। तो मुझे इस सिलसिले में ये पता लगा कि मैं सिंसियरली मैं लोगों की बात करता था। जब महबूबा जी बंद थी मैं लोगों की बात करता था। उस वक्त भी मैं पीडीपी के लिए, मुझे क्या ज़ाती था, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना था। लेकिन कई लोग थे, तो अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा करे। अब कई लोग थे जो मुझे आप कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी बोला कौन था। थे वो जो लेग आप छोड़िए, अल्लाह ताला तो हर किसी का है, तो उनको हिसाब देना है। वो तो मैंने अब पीडीपी, उन्होंने तो मुझे निकाला है। अब तो मुझे क्या करना है? पीडीपी उनकी बात में क्यों करूं? उनका तो अपना राहमत है, मेरा तो अपना। मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ। मैं डॉक्टर फारूक से भी मिल सकता हूँ, मैं हर किसी से भी मिल कोई सकता हूँ। गम या कोई रंज अभी पीडीपी से निकल कर आप अभी नहीं है क्या? आपको कोई रंज और गम है अभी? है, एक तो जहाँ 12 साल 14 साल इंसान बैठता है। अगर फिर से कहेंगे आप वापस जाएंगे? देखिए, इसमें कुछ मैं कभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये अब मेरे हाथ में नहीं है, ये वर्करों के हाथ में है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं खुद अब इसका नहीं हूँ। उस वक्त मैंने कुछ ऐसे ही लिया था, डिसीजन ली थी, तो वर्कर साथ आए थे। लेकिन इस वक्त मैं खुद अपने आप का खुद मालिक नहीं हूँ। आप बता सकते हैं हमें कि क्यों निकाला गया आपको? पीडीपी से क्यों निकाला गया? नहीं, उनको लगा कि शायद इसने इंडिसिप्लिन क्रिएट किया है, तो निकाला हो। तो कुछ रीज़न दिया होगा ना, इंडिसिप्लिन किस टाइप का था वो? नहीं, जो मैंने वो इंटरव्यू दिया था उसमें नईम साहब का मैंने नाम लिया था। जो गुलाम नबी लोन हाजुरा साहब मेरे भाई है, उनका नाम लिया था। लेकिन उनको गलत लगा। मैंने कोशिश की कि पार्टी दिन ब दिन ये खुलनी चाहिए, ये गज ब्रोह पकन, पार्टी गज ब्रोह पकन। मैंने वो कोशिश की थी कि लुकन अगर जो मुफ्ती साहब ने दिया है, उसका जो नारा था ना, ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से, मैं उसके पीछे पीछे जा था। लेकिन बदकिस्मती से जब मुफ्ती साहब चली गई, तो शायद उनको लगा कि जब महबूबा जी बंद थी कि नज़ीर यतू वहाँ भी धरना दे रहा है, वहाँ भी धरना दे रहा है, मैं अपने घर के लिए धरना दे रहा था। मुझे पता था कि ये पार्टी जो है ये किस तरह बनाई है मुफ्ती साहब ने। हालांकि उनको कुर्सी की ज़रूरत नहीं थी, वो एक कदावर लीडर ऑफ द मासेस रहे हैं। तो शायद पार्टी को क्या लगा मुझे पता नहीं है। चलिए नज़ीर साहब, आपको हम ज़्यादा मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए कि पीडीपी से निकल, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आपको प्यार पीडीपी से था। उसके थोड़ा हट कर हम बात करेंगे, क्योंकि आप पर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीडीपी और एनसी और जो पीएजीडी यहाँ पर बनी है उसमें आपने मीडिएटर का काम किया है। क्योंकि पीएजीडी में रहकर, यानी कि आप पीडीपी में जब लीडर थे, पीएजीडी को बनाने में आपका काफ़ी ज़्यादा हाथ है, क्योंकि आप फारूक अब्दुल्ला साहब से भी मिले थे, सजाद साहब से भी, यानी कि बहुत सारे ऐसे लीडरों से मिले। ये कहाँ तक सच है? सजाद साहब से मैं नहीं मिला हूँ, दैट इज़ ट्रूथ। मैं फारूक साहब से मिला हूँ। एट्स ए कर्टसी। महबूबा जी बंद थी, जब फारूक साहब जेल से रिहा हो गए, तो मैं फारूक साहब से गया ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। तो मैंने उनसे बात की। फारूक साहब का भी यही। क्या आप एलची बनकर गए थे? नहीं, एलची ये नहीं था मेरा। अगर आप मेरा पास्ट देखोगे, मैंने जहाँ जहाँ पर भी लिखा है, मैंने यही लिखा है, हम एक ही मंच पर जमा होकर एक ही बोली बोलेंगे। मैंने उस वक्त भी बोला था, और यही डॉक्टर फारूक साहब से भी मैंने कहा है कि महबूबा जी बंद है। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार उस वक्त हूँ, आज भी हूँ, कि उसने कहा कि पहले महबूबा जी बाहर आनी चाहिए। फिर मैंने उस वक्त भी कहा, फिर उमर साहब, वो फिर उनकी बेगम साहबा से मिले हैं, यानी महबूबा जी की माँ से मिले हैं, उनके घर गए हैं। तो मैंने कोशिश की कि इनको मिलाने की, तो शुक्र खुदा का मिल गए। लेकिन एक चीज़ मेरे हिसाब से, हाँ, सजाद साहब मिल गए, अच्छे इंसान हैं, सारे अच्छे इंसान हैं, कोई गलत नहीं होता है, अपना नज़रिया होता है। मगर एक चीज़ मुझे लगा कि जब ये फेल हो गई, जब इन्होंने मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग जैसे इंसान को छोड़ा। जैसे देखिए, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग वो शख्सियत है जिसने सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये तो हम मानते हैं। मुफ्ती साहब के बाद अगर पार्टी में कोई था, पार्टी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बोलते हैं कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब जो है वो एरोगेंट है, नहीं कह अपने डिसीजंस लेते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो मिलता ही नहीं हूँ मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग से, उसको मुझसे नाराज़गी है। लेकिन सच तो ये है कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग, मुझे लग रहा है जो जम्मू कश्मीर की आज सियासत है, हम कुछ खो रहे हैं। हमने खुद ब खुद, जैसे पीडीपी में मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग चले गए, क्यों चले गए?
क्योंकि PhD जब बना, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब ही जो थे, जब इन्होंने गुपकार में, मैं बाहर था, जब उन्होंने ही वहाँ मशवरा दिया, शायद मुझे लग रहा है जो भी वहाँ पर आ गया मशवरा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ही का था। जब उनको लगा, फिर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग को छोड़ा गया, उसकी इज्जत नहीं रह गई, उसकी इज्जत नहीं रही। जो देखिए, कौम को कौन चाहिए? अगर यहाँ डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, सड़क, बिजली, पानी, फिर LG साहब ठीक है। मेरे ख्याल से जो LG साहब आज कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पॉलिसी मेकर होना चाहिए, एक लीडर, कदावर लीडर होना चाहिए, जो बड़ा कानून जानने वाला होगा, जो 20 साल के बाद उसको पता होना चाहिए कि 20 साल के बाद इस कौम के लिए क्या होना चाहिए। उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि जो बेग साहब है वो एरोगेंट नहीं है। तो अभी अगर देखा जाए शेख साहब और मुफ्ती साहब बकौल आपके, कि वो दो कदावर लीडर से अगर कोई लीडर है तो वही दो यहाँ पर गुजरे हैं, तो ऐसा कदावर लीडर अभी आपकी नज़रों में क्या कोई कश्मीर में है? मुझे लगता है मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब के बगैर कोई नहीं है। ये लोगों को गलत फहमी है कि वो बेग साहब एरोगेंट है। बेग साहब एरोगेंट नहीं है। हाँ, रिश्वतखोर वो नहीं है, इसलिए वो एरोगेंट माना जाता है। उसके पास अगर कोई जाएगा कि मेरा ये काम कीजिए, मैं ये पैसा दूंगा, वो एरोगेंसी दिखाता है। वो सच्चा इंसान है। मैंने 12 साल 13 साल बेग साहब के साथ गुजारे हैं। मेरे भी कई काम थे, नहीं किया उसका मतलब ये नहीं कि कभी उसने गलत नहीं किया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ महबूबा जी से भी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर फारूक साहब से भी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये जो हमारे सजाद साहब है, जाइए बेग साहब से मशवरा लीजिए। तमाम जो यहाँ ऑफिसर्स हैं, वो जब उनके पास जाते हैं मशवरा लेने के लिए, बड़े बड़े DC हमारे जाते हैं, KS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, उनसे मशवरा लेते हैं। हमें क्या हो गया है? हम पीछे हैं, कुर्सी के पीछे हैं, चीफ मिनिस्टर के पीछे हैं। बेग साहब से मशवरा लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बोला, बहुत सारे बोल रहे हैं शायद बेग साहब पार्टी बनानी ज़रूरी नहीं है। उसी पर आने वाले थे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नई पार्टीज़ के इमर्ज होने की बात की जा रही है, उसमें आपने भी एक ट्वीट किया था। ट्वीट में आपने लिखा था कि बेग साहब के पास जाना ज़रूरी है, उनको आगे आना चाहिए, आगे आप शुड कम फॉरवर्ड, राइट। बेग साहब शुड कम फॉरवर्ड एंड इन दिस क्रूशियल जंक्शन। तो ये आपने बोला था। क्या PDP से निकलकर आप नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बेग साहब, आप और दूसरे कहीं एक लीडर्स? क्योंकि कल हमने जब सफीना बेग जी से भी बात की तो उन्होंने भी बताया काफ़ी ज़्यादा लीडर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लीडरान्स जो है यहाँ पर आते हैं, बेग साहब से बात करते हैं। शायद उनका इशारा उस पार्टी की तरफ था जो बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम वो भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने रिफ्यूट किया कि ऐसी कोई पार्टी नहीं बनने जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनसे जो है मुखातिब हो रहे हैं कि आप पार्टी एक नई बनाइए। आप क्या कहेंगे इसके लिए? क्या आप भी उसमें शामिल हैं? मुझे पता नहीं कौन वहाँ जाता है, क्यों जाता है, मैं तो वहाँ जाता ही नहीं हूँ। मेरी दिल की एक ख्वाहिश है। हमने बहुत सारे लीडर खोए हैं। ये जम्मू कश्मीर दलदल में फंसा है। हर दिन किसी माँ का लाल इस दुनिया से चला जाता है। केज में हम फंसे हैं। एक लीडर को आना चाहिए मेरी नज़र में। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, बेग साहब सारे हिंदुस्तान में, इन्हें अवार्ड भी, उसको अवार्ड दिया गया। किस लिए अवार्ड दिया गया? वो एक अजीम शख्सियत है, उनका अपना अप्रोच है हिंदुस्तान में, सारी वर्ल्ड में। मुझे लग रहा है जो मैं भी हिंदुस्तान गया हूँ, वहाँ मैंने बहुत सारे दोस्तों से मैंने बात की। उन्होंने कहा बेग साहब को आप क्यों नहीं सामने लाते हैं? मैंने बोला मैं क्या कहूँ बेग साहब को, मैं इतना कर सकता हूँ तो मैसेज रख सकता हूँ बेग साहब को, मैं उनके पास जाता नहीं हूँ। उन्हें बोला कि वहाँ देखिए बेग साहब इतनी कदावर शख्सियत है। हम बम्बई से, यहाँ से हम वकील साहिबान, बम्बई से हम जज साहिबान यहाँ जाते हैं बेग साहब से मशवरा लेने के लिए। ही इज़ ए बिग पॉलिसी मेकर, उनको सामने लाइए। ये ज़रूरी नहीं है, देखिए पार्टी बनानी, मैंने ट्वीट किया है, मेरी वो दिल की ख्वाहिश है। पार्टी तो मुझे, अगर वो बनाएंगे मुझे क्या, मुझे उसके बारे में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मैं तमाम पार्टियों से कह रहा हूँ, इस वक्त मौका है, बेग साहब के अंडर काम कीजिए। तो अगर हम देखेंगे शक के दायरे में जनाब यत्तू साहब भी आते हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने ट्वीट किया कि उनको सामने आना चाहिए बेग साहब को, फिर इन दिस क्रूशल टाइम ऑफ जंक्शन। तो अभी बेग साहब की काफ़ी तारीफ़ें हो रही है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं पार्टी कोई बनने वाली नहीं है। चलिए आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि आप बेग साहब से खाली जो है ऐसे ही बात करते हैं कि सामने भी आपकी जो है गुफ्तगू होती है। अगले सवाल की तरफ मैं आना चाहता हूँ। यत्तू साहब आप मुझे बताइए, आपने सबसे पहला क्वेश्चन मैंने किया था, आप गवर्नर साहब से मिले हैं, LG साहब से मिले हैं।
एलजी साहब से खाली आपने वो बातें नहीं की थी कि जो डेवलपमेंट के हिसाब से जो ग्रीवेंसेस थी, वो एक बात और हुई थी कि पार्टी के मुतालिक कुछ बातें हुई थी। वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए क्या बात। नहीं, पार्टी के मुतालिक कोई बात नहीं, सच बोल रहा हूँ। मुझे क्या है, मुझे एलजी मैंने जब एलजी साहब से बात की, उसने बोला मैं किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए हूँ। ये एलजी साहब ने मुझे कहा है, जो भी मेरे पास आएगा दरवाजे खुले हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ एज एलजी। जो भी मेरे पास आएगा, ये मेरी सब बातें हुई। बाकी बातें जो हो गई वो डेवलपमेंट की बातें हो गई, हमारे इलाके में क्या है, तो उन्होंने पूछा अफसर साहिबान कैसे। हाँ, मैंने ये भी कहा कि जो हमारे, देखिए नंबर 2, जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, चाहे पुलिस के हो, डीसी साहिबान हो, ब्यूरोक्रेसी, इनके बगैर यहाँ हुकूमत नहीं चलेगी। ये तो हमारे वो है, वो अजीज़ है, लेकिन लोगों को भी ये सोचना चाहिए, इज्जत से इनके साथ पेश आना चाहिए, और अफसरों को भी लोगों के साथ इज्जत से पेश आना। हमारे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमारे डीसी साहब सारे जो है, सारे ऑफिसर्स जो है पुलिस के हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कश्मीर के नौजवान को फिर डर क्यों लगता है? एक रीज़न है वहाँ, जो मैंने 12 साल में पाया है, वो ये है कि न हिंदुस्तान के अवाम को नहीं, हिंदुस्तान की जो भी गवर्नमेंट थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, कोई भी गवर्नमेंट थी, उनको कश्मीरी लोगों पर ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, न कश्मीर के लोगों को उन पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट डेफिसिट, देखिए, यानी कि आपका मतलब है कि ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन सेंटर एंड कश्मीरी गवर्नमेंट। यस, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हम बार बार ये कह रहे, सब हमारा स्लोगन है, बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है। पहले मेरे भाई इस पर बात कीजिए। इसीलिए मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसमें हिकमत भी होनी चाहिए। डंडे से हल नहीं होने वाला ये मसला, इसमें हिकमत होनी चाहिए। वो मुजफ्फर हुसैन, आप भी चाहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जो है सामने आए और जो है तंजीम हिकमत, नहीं, तंजीम नहीं, मैं तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए कितनी तंजीम बनाएंगे यहाँ, अब को कितनी तंजीमें बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये जो यहाँ की पार्टी है, मुजफ्फर बेग साहब के पास जाइए, उनसे मशवरा लीजिए कि हमने क्या करना है, उनको बैक में रखिए, लेकिन मशवरा मुजफ्फर हुसैन बेग से लीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है कोई पार्टी उसको ऑफर भी करे, लेकिन आना चाहिए बेग साहब, वरना कयामत के दिन, मैं बेग साहब से मुखातिब होकर कहता हूँ, वरना बेग साहब आपको कयामत के दिन अल्लाह ताला खड़ा करेगा कि इतनी तालीम देकर अपने लोगों के लिए क्या किया है। ये मैं उनसे कहता हूँ। आज तक क्या किया उन्होंने? देखिए, अगर आपको याद होगा, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसमें बराबर जो मुजफ्फर हुसैन, ये जो, अगर वो खुद में आपको मैं रोकना चाहूँगा, अगर वो खुद में इंस्टीट्यूशन थे, सरकार में भी थे, इवन के बड़े अहदे पर थे, बड़े मिनिस्टर थे, उन्होंने 370 के लिए कोई ऐसी तरकीब नहीं बनाई थी कि जिससे वो बच जाता। आप बता रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन है, सबको उनके पास जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, आपने इतनी तारीफें की, मुझे एक मिनट सर, मुझे बात करने पहले सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। आप मुझे बताइए, अगर वो इतने बुलंद ओहदे पर थे, एक बड़े आला मिनिस्टर थे, एक बड़े तालीम याफ्ता, एक कामयाब वकील है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मुझे बताइए उन्होंने क्यों नहीं इसके लिए कुछ सोचा कि आज जो है कश्मीरी अवाम जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है, हर एक जो है डिमांड कर रहा है रेस्टोरेशन ऑफ 370, बट these are the leaders who are responsible to get away this restoration of। yes। तो मुझे बताइए कि उनको नहीं चाहिए था, आप आज क्यों जाएंगे उनके पास? क्योंकि वो तो पास्ट में फेल है। नहीं, जब बेग साहब पीडीपी में थे, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, ये सुप्रीम कोर्ट गए एज अ कानूनी, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें हिकमत होनी चाहिए। पहली रिट पीडीपी की तरफ से वो मुजफ्फर हुसैन बेग ने दायर की, वो तो आपको याद है। वो एज एडवोकेट वहां पर गए हैं। नहीं, एज और कौन जाता है? मुजफ्फर हुसैन बेग के बगैर कोई नहीं जाता। अगर वो चाहेंगे, आज भी सुप्रीम कोर्ट में, उनसे मैं कहता हूँ खुद केस लड़िए, मैं कहता हूँ 370 वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है हमारी पार्टी को उनके पास जाना है। बेग साहब उठिए, ज़रा इनकी नुमाइंदगी कीजिए। अलग था, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि कानून में रहकर उन्होंने क्या इसके लिए किया। बस वही किया कि उनको तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो लड़ रहे हैं। और दूसरा जो लास्ट पैरा पर लिखा है, दैट इज, वहाँ पर लिखा है ये टेम्पररी, लेकिन इसका जवाब तो कानूनदान ही दे सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि पहले जो ट्रस्ट डिफिसिट है, ये जो गैप बनी है, पहले हमने इस पे बात करनी है। कोई है जो ट्रस्ट डिफिसिट दूर करेगा? आप है क्या? आप है? नहीं,
अरे मैं तो कल का हूँ, मैं एक छोटा मोटा नजीर। बेग साहब से मिलकर आप क्या उसको दूर करेंगे? अगर बेग साहब चाहेंगे, देखिए हमारे सियासतदानों को क्या मिलकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जो होम मिनिस्टर से मिले वो बीजेपी का होगा। पीएम जो है वो सबका है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ है। बेग साहब को जाना चाहिए। और मैं पीएम से भी गुजारिश करता हूँ, अमित शाह साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर फोर्स कीजिए, मुजफ्फर हुसैन बेग को फोर्स कीजिए। अगर जम्मू कश्मीर में है कोई लीडर जिंदा है जिसका मालूम है, जो रग रग में वाकिफ है, जिसको मुफ्ती साहब के काम करने से भी पता चला है कि कश्मीर दलदल में फंसा है, क्योंकि बहुत से टालवाट लीडर है जिसने बंबई में केस लड़े हैं, वो ये केस क्यों नहीं लड़ सकता है? लेकिन इसमें हमें भी खामी है। हमें जाना चाहिए उसके पास कि बेग साहब जरा इसमें मशवरा दीजिए। हमें क्या है, हम इज्जत नहीं रखते हैं। हमने कब बेग साहब का इज्जत रखा है? सब खुद क्यों नहीं आ गया? चाहिए तो कश्मीर काज ये कश्मीर काज के लिए क्या कश्मीरी नहीं है वो? उनको खुद भी आना चाहिए सामने। जब जब आपने उनको बुलाया, उसने बोला इसमें इस तरह हक है। अब जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बने, किसने इसको इज्जत रखा? ये जो बना है गुपकार अलायंसेस, बेग साहब को दूर क्यों रखा? इनको लगा कि अगर मसला हल हो गया लोग कहेंगे बेग साहब ने किया है। ये नहीं होना चाहिए। कब किसने उसको इज्जत रखा है? 4 अगस्त के दिन वो मीटिंग हुई थी, उसमें बेग साहब भी शायद थे। हाँ जी, मैं बाहर था। तो उन्होंने क्या किया? 5 अगस्त को वही मेरी बात सुनिए ना, वहां जो भी फैसला हुआ वो सारा कुछ बेग साहब ने लिख के दिया है कि हम इस तरह करेंगे। हम दलदल में फंसे थे, फिर अचानक गायब क्यों हो गए? बेग साहब को दूर क्यों किया गया? क्या जब ये मीटिंगें चल रही हैं, क्या उनको बेग साहब को नहीं बुलाना चाहिए था? बुलाया नहीं? आप ही मुझे बोलिए, बुलाया कभी? पता नहीं है। नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? यहाँ लेग पुलिंग हो रही है। शायद बेग साहब सारा कुछ खा जाए। बेग साहब को, मुझे लगता है, मैं तो उनसे मिलता नहीं हूँ, वो मुझे अक्सर डांटता था कि नज़ीर आप ये कर रहे, लेकिन खुदा के पास कल जवाब देना। अगर लीडर यहाँ बचा है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उसकी तालीम से। हमें फ़ायदा उठाना, जो उसने कानून पढ़ा है, हमने कश्मीरी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, जाना चाहिए। चलिए इससे थोड़ा हट कर बात करेंगे। आपको भी जाना चाहिए। नहीं, हम जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे बात करेंगे इस मामले को लेकर। लेकिन फ़िलहाल हम आपसे अगला सवाल लेंगे। शायद ये आखिरी सवाल हो सकता है आपका। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्टियाँ हैं अभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी, बहुत सारी है। अगर हम देखेंगे, आपको क्या लगता है ट्रस्टवर्दी कौन सी पार्टी है अभी? कहाँ पर? यहाँ पर कश्मीर में। मैं सच बताऊं, यकीन कर सकते हैं। मैं सच बताऊं, कश्मीरी लोगों को किसी पार्टी पर अब ट्रस्ट नहीं है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, फिर एलजी ठीक है। हमें जज्बाती नारों से गुमराह किया गया है। किसी ने अटानामी, हमने सेल्फ रूल। जब मैं भी पीडीपी में था, मैं सच बोल रहा हूं। तो आपने बोला नहीं, आज बोल रहे हैं वहां से निकल कर। अरे मैंने क्यों हमेशा जब पार्टी में होते हैं तब एक बात करते हैं, पार्टी से निकल कर वो दूसरी बात करते हैं? क्या ऐसा खुदगर्ज जो है हम में बसा हुआ है कि हम पार्टी में रहकर एक बात करते हैं? एक चीज हमें मानना पड़ेगा, जो सेल्फ रूल की थी। मैं मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने जो मुजफ्फराबाद रोड था, ये सच है ना, उसने किस तरह माइल किया है मरकज को। यही तो हिकमत अमली है। मैं वही लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। वो रास्ता तो खोला गया। बाकी जो है वो अंदरूनी मामला है। क्या है मोहब्बत जी का मुझे उतना पता नहीं है। मैं मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, जन्नत अता करे, जन्नत नसीब हो उन पर। उसके बाद अगर लीडरशिप उसने कुछ दिया है वो तो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब है। चलिए ये तो साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। अभी कुछ पार्टीज जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, ये करीब आधे घंटे से चला गया। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन जो है वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, कुछ उसमें रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A की बात कर रहे हैं। आप किसके साथ में? अरे देखिए, हमने स्पेशल स्टेटस वापस चाहिए। जहाँ देखिए, मैं पीएम साहब से भी कहता हूँ, अमित शाह साहब से भी कहता हूँ, अगर आप कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, आप हमारे अंग हैं, फिर हमारे साथ दोहरा मियार क्यों है? क्या हम आपको अपने नहीं हैं? खुदारा सोचिए, हम आपके बच्चे हैं। क्या कल अब ये इतिहास नहीं रहेगा? क्या ये जिंदा रहने वाला यहाँ कोई है? मोदी जिंदा रहेगा? वाजपेयी जी को आज लोग याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसने अच्छा किया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अंदर इसमें मैं बोल रहा हूँ, जो ट्रस्ट टिप्स से पहले हमें वो ख़त्म करना है। क्या बोल रहे हैं कि ये ख़त्म करना है कि उनको भरोसा लगना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, इन पर वो पहले ट्रस्ट करें।
और हमने उन पर ट्रस्ट करना है। 370 के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, आपने टर्न किया कुछ। नहीं, स्पेशल स्टेटस तो हमें वापस, हाँ, कोई पार्टी कह रहे हैं स्टेटहुड, वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड पहले ही अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, तो अब उसी को बनाना है स्टेटहुड। स्टेटहुड क्या? स्टेटहुड को यहाँ मुझे खुदा बताइए, स्पेशल स्टेटस के बगैर स्टेटहुड को क्या मतलब है? मुझे बताया ना स्टेटहुड का क्या मतलब है। हमने यही देखा है, यूटी को स्टेटहुड बनते देखा है, लेकिन कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं देखा है कि स्टेटहुड को यूटी बनते देखा है। हमेशा अपग्रेडेशन होती है, डिग्रेडेशन कभी नहीं हुई है। यूटी को स्टेट बनाना वो तो ठीक है, लेकिन स्टेट को यूटी बनाना है गलत बात है। अब देखोगी, अब आने वाले जो नौजवान है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, जो मैंने देखा है, और सियासत में ये ज़रूरी नहीं है सियासत में रहेंगे अब लीडर बनेंगे। यहाँ के नौजवानों को मैंने बहुत देखा है, वो जाते हैं, मिलते हैं, वो उनसे हिकमत अमली के तौर से कहते हैं नहीं। मुझे लगता है एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। लेकिन दूसरी बात है, कोई लीडर कहता है आज हमने खोया है, क्या 47 से हमने नहीं खोया, ये बात ही क्या कर रहे हैं? आएगा क्या? एक दिन क्या आएगा? आप बोल रहे हैं ना एक दिन आएगा। हाँ, हम इस दलदल से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इसमें फिर मैं कहता हूँ एक स्टालवार्ट की ज़रूरत है। देखिए मेरे भाई, आज आप इस कुर्सी पर हैं, कल आपका बच्चा होगा, आप उसके लिए क्या छोड़ रहे हैं? क्या ये सड़क, क्या ये पानी, क्या ये बिजली? ये तो अपना है, दैट इज अ नेचुरल पानी है। पानी कैसा रहेगा क्या है वो तो एलजी दे रहा है। लेकिन 20 साल के बाद क्या हम कश्मीर फिर यही देखेंगे? हमने यही देखना है 20 साल के बाद भी? कोई पॉलिसी मेकर होना चाहिए। बेसिकली जो ये असेंबली होती है, दीज आर द पॉलिसी मेकर्स। हम वहाँ सड़क, बिजली, पानी, अरे छोड़िए ना डीसी पर, ये बिजली पानी सड़क क्यों कर रहे हो? ये छोड़िए, डीसी करेगा सड़क बिजली पानी। आप अगर अभी डीसी के पास जाओगे वो नहीं करता है, करता है। लेकिन फिर आप अगर मुजफ्फर हुसैन बेग की मैं बात करूँ, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसको अपनी काबिलियत दिखानी है, इनको माइल करना है प्राइम मिनिस्टर को कि नहीं भाई इस तरह हम करेंगे। क्या इसमें कोई अल्टरनेटिव है क्या? अगर जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा बाहर जाता है, क्यों उसको शक की नज़र से आप देखते हैं? ये शक की जो बीमारी है ये हमने पहले निकालनी है उनसे, और हमने भी अपनी शक की बीमारी, हम भी शक कर रहे हैं। कोई मिलता है एलजी से, ओ यह सगो बीजेपी। अगर कल बेग साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, मैं कुछ बातें आपसे कह रहा हूँ पहले ही, कुछ मतलब ये क्या है, सारे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। नहीं, प्रेडिक्शन में कह रहा हूँ। कल सजाद साहब मिलेंगे, कल फारूक साहब मिलेंगे, वो इनके कोई बीजेपी। कल महबूबा जी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? महबूबा जी क्यों नहीं मिल सकती? अमित शाह साहब से क्यों नहीं मिल सकती? और उसका आज भी दोस्त है वो। मुझे एक बात का दुख है, ये लोगों को, जिनको ये कह रहे हैं लोगों को, हे ये सारे बीजेपी हैं, लेकिन यही लीडर साहिबान हमारे रात को फोन लाइन उस पर होते हैं मरकज़ के साथ, मेरा क्या हुआ जनाब, हम ठीक है। अरे सच बोलिए लोगों को, सच बोलिए लोगों को। आपको कौन खा जाएगा? आप प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं फोन पर, तो कौन खा जाएगा? वो दुनिया सबके प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह साहब से बात कीजिए, सच बोलिए ना, हमने अमित शाह साहब से बात, इससे आप बीजेपी नहीं बनोगे। वक्त एक था, एक ज़माना था जब कांग्रेस यहाँ था, जब पहली बार यहाँ कांग्रेस आ गई तो सोशल बाइकआउट हुआ है, जिसने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। आज बीजेपी आ गई और हमने भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। ये क्यों हम झूठ बोलेंगे? लेकिन मुफ्ती साहब का अलग था कि क्यों हम मिलाएंगे इस कश्मीर। शायद उसको पता था कि मोदी साहब को बड़ा मैंडेट है और मजबूरी भी थी, वो भी मजबूरी थी। लेकिन सोचना चाहिए, मिलकर सोचना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए सबको इकट्ठे। मुझे लगता है बेग साहब की सदारत में, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे जो नज़र आया, जो मैंने हिंदुस्तान के लोगों में देखा है, वो आम लोगों में नहीं, बड़े बड़े लोगों में मैंने जो देखा है इन 3 महीनों में, मैंने वहाँ जो देखा है, सारे कह रहे हैं बेग साहब को उठाइए, बेग साहब को उठाइए। 3 महीने कहाँ थे आप? अरे जो मैंने यहाँ का देखा मंजर, मैं कहीं नहीं था, मैं घर में बैठा था, जो मैंने मंजर देखा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतू साहब, आपने काफ़ी ज़्यादा जो है बातों का खुलासा यहाँ पर किया। अब देखना है कि मतलब अ वर्ड टू द वॉइस, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है बेग साहब की जो है तारीफ़ें करते हुए नज़र आए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है, आज यतू साहब यहाँ पर बैठे हैं,
आने वाले दिनों में कहीं और बैठे होंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है बहुत, यानी कि राजनीति जो है बहुत ख़राब चीज़ है। ये इंसान को कहाँ कहाँ पहुँचाती है वो पता नहीं चलता है। आने वाले दिनों में ही पता चलेगा इनकी बातों से हमें जो अभी यकीन हो रहा है कि क्या वो सच था कि नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई एक नई पार्टी जो है आने वाली है, तो उसके लिए जो है इन्होंने अंदेशे दिए, जाहिर किए। अब अगर ये अभी जो है नहीं भी बोल रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समझदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इशारा ही काफ़ी होता है, ज़रा सा इशारा काफ़ी होता है। इन्होंने एक बात जो कही है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल वो तब भी यहाँ पर थे जब वो हुकूमत में थे, लेकिन तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब आज अगर इनको याद ये इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अब ये कुछ उसके लिए करें। साथ में इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर स्टेट हो 370 के बारे में, तो ये भी चाहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 हो। आपको एक अगले मेहमान से हम अगली बार मिलाएंगे। तब तक आप JKC देखते रहिए। अपने मेज़बान फिरदौस इलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।